हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है रीजनिंग विद मिर्ज़ा सर में। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड के बाद हमने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मैंने एसबीआई क्लर्क के मेमोरी बेस्ड पेपर लिए हैं। आप सभी लोगों को पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे इस सीरीज के अंदर ताकि आप लोगों को ये आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली पेपर में क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, हमें उन्हें किस तरह सॉल्व करना होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस सीरीज के अंदर आपको बताऊंगा। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जस्ट रिसेंट प्रीवियस जो 2022 में पेपर्स हुए हैं उनके मेमोरी बेस्ड पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। अ, सभी क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे। हर एक टॉपिक के जो जो टॉपिक आए हैं, जो जो टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये सीरीज, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आया था लास्ट ईयर और आगे अपकमिंग पेपर जो आपका होगा वो कैसा आएगा। बिल्कुल सेम सा ही रहने का आइडिया है। पेपर में कोई फर्क नहीं आएगा। कोई माइनर चेंज अगर आते हैं तो वो सभी लोगों को पेपर के बाद ही पता चलेंगे। वैसे ये मान के चलिए आप कि जैसा पिछले साल का पेपर हुआ था उसी तरीके का पेपर इस बार वाला भी होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आए थे। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। मैंने आप लोगों के लिए इस स्लाइड में टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। जो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 के अंदर आए थे। देखिए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले आया था। 5 क्वेश्चन उसके अंदर थे। सिलोगिज्म, ये नॉर्मल सिलोगिज्म आते हैं, इसमें रिवर्स नहीं आए थे, बेसिक सिलोगिज्म थे। फ्लोर बेस की पजल आई थी। इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे। अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, लास्ट ईयर मैंने देखा लास्ट 2-3 सालों से अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। अल्फाबेट टेस्ट के 6 क्वेश्चन आए थे। अल्फाबेट टेस्ट के बारे में आप लोगों को मालूम है कि ये टॉपिक इजी होता है, पर इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन भी देखो ज्यादा आए। 6 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। ये कॉम्प्रिहेंशन है, 5 क्वेश्चन का सेट होता है। ये एक कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन का एक कॉम्प्रिहेंशन, उसके 3 क्वेश्चन। ये टोटल 35 क्वेश्चन प्री का आपका सेट है। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सीरीज का ये पहला पेपर अपन लोग कर रहे हैं, इसको अपन आज अच्छे से देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए, 7 people A, B, C, J, P, Q and R sitting around a circular table facing the center। तो सेंटर फेसिंग 7 लोग हैं, तो उसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं। 7 लोगों का अरेंजमेंट है, तो 7 उसमें कॉलम अपन बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? सभी लोग फेसिंग द सेंटर हैं, तो सभी लोग फेसिंग द सेंटर अपन कर लेते हैं। ये लीजिए, ऑल पीपल आर फेसिंग सेंटर। 7 लोगों के बैठने की जगह हमने बना ली। पर्सन ए इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन आर एंड जे। अब देखो, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, कोई कॉर्नर नहीं है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? अभी अगर आप पर्सन ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड जे करोगे तो आप कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। आप कहीं पर भी किसी को भी बिठा सकते हो। ए को बीच में रखना है, अब आर उसके लेफ्ट में हो क्या या राइट में हो, हम कंफर्म नहीं कह सकते। कैसे भी हो सकता है। ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड जे, तो ए यहाँ आएगा। आर और जे यहाँ भी आ सकते हैं, आर और जे यहाँ भी आ सकते हैं, है ना। आर और जे यहाँ भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली इन बिटवीन का मतलब बीच में बराबर लोग हैं। बीच में एक लोग भी हो सकते हैं, बीच में कोई भी नहीं हो सकता, बीच में दो दो लोग भी हो सकते हैं। तो हम नहीं बता सकते अभी कि इन लोगों की पोजीशन क्या है। तो इससे बचने के लिए आप क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए और कोई डेफिनेट पोजीशन ढूंढिए किसी व्यक्ति की,
जिसके बारे में हमें कंफर्म पता पड़ जाए कि हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बिठाकर हम क्वेश्चन आगे बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आर इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सी, ओके। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बी इमीडिएट नेबर नहीं है पी का। पर्सन सी इज सिटिंग टू द सेकंड राइट ऑफ जे एंड सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड क्यू। कुछ इससे आइडिया मिल रहा है आपको? पर्सन सी इज सिटिंग टू द सेकंड राइट ऑफ जे, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एक पोजीशन हमें मिली, सी बैठा है सेकंड राइट ऑफ जे। अगर मैं जे से स्टार्ट करूं तो जे यहां आ जाएगा, और सेकंड राइट एक और दो, यहां बैठा है सी। पर्सन सी इज सिटिंग टू द सेकंड राइट ऑफ जे एंड सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड क्यू, और सी बैठा है एग्जैक्टली बिटवीन बी और क्यू के बीच में। दो केस बन सकते हैं, बी यहां पर भी आ सकता है, क्यू यहां पर भी आ सकता है। सी बैठा है बी और क्यू के बीच में, दोनों में से कहीं पर बी और क्यू हो सकते हैं। दो केस हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। बी इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेबर, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बी इमीडिएट नेबर नहीं है पी का। देखो बी अगर यहां हो तो दाएं बाएं जे और सी है, यानी इस जगह पर अगर बी है तो पी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। अगर ऊपर हुआ तो पी यहां नहीं आएगा। ये तो केसेस बन रहे हैं, अपन आगे पढ़ते हैं। पहले अगर हमें कोई केस बनाए बगैर आगे चलने का मौका मिल रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे, कम से कम केस बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्सन ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड जे। अभी ना ए पता है, ना आर पता है, ना जे पता है, कुछ भी नहीं पता। आर इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सी, आर सी के एडजेसेंट नहीं है। वो तो कंफर्म हो गया कि आर सी के एडजेसेंट नहीं आएगा, क्योंकि आर सी के दाएं बाएं क्यू और बी में से ही कोई ना कोई होना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, देखो अब अपने को एक केस पता पड़ रहा है। पर्सन सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जे एंड सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड क्यू, सी बी और क्यू के बीच में है। ठीक है, पर्सन सी सिटिंग सेकंड राइट ऑफ जे बी, ये भी हो गया। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। केस को लेने के बजाय अगर मैं बी की पोजीशन ये रख दूं और क्यू की पोजीशन ये रख दूं तो मेरी ये लाइन सही हो जाएगी। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बी अगर जे और सी के बीच में आ गया तो इमीडिएट नेबर होगा ही नहीं पी का, यानी ये पोजीशन बैठ सकती है। फिर एक जो केस अपन ने लिया था सी के दाएं बाएं बी और क्यू को, उसको ओवरकम करने के लिए बी की जगह फिक्स कर दी, क्यू की जगह फिक्स कर दी। हो सकता है ये, है ना? और देखें, पर्सन ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड जे, तो जे तो ये रहा, आर इस हिसाब से यहां आ जाएगा, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कंफर्म हो रहा है, आर और जे के बीच में आएगा ए, है ना? अब एक जगह क्या बच रही है, एक व्यक्ति कौन सा बच रहा है, वो बच रहा है पी, जिसकी जगह ये हो गई फिक्स। ये लीजिए, बन गया डायग्राम आपका, है ना? बड़ा आसान। विच ऑफ द पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड ए, पी और ए के बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी persons are sitting between J to C in the clockwise direction? दक्षिणावर्त दिशा में जे और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो जे और सी के बीच में क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉक कैसे घूमती है? क्लॉक यूं घूमती है। तो इधर से अगर जे और सी के बीच में देखेंगे तो ए आर पी क्यू 4 लोग बैठे हैं, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 लोग करेक्ट है। आगे देखें एक और क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about Q and R? Q और R के मामले में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? Q is third to the left of R. Q R के लेफ्ट में तीसरा है। R के लेफ्ट में तीसरा है क्या? नहीं, R के लेफ्ट में दूसरा है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहला करेक्ट नहीं है। Q is fourth to the right of R, नहीं, ये भी गलत है। वन पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है क्या? Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, वो है P। बिल्कुल सही बात है, Q और R के बीच में बैठा है P। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? और देखें, एक और है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी इज फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड सेकंड टू द राइट ऑफ जे। सी सेंटर की तरफ देख रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और फेसिंग टूवर्ड्स किसका है? फेसिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जे, सी इज फेसिंग टूवर्ड सेंटर एंड सेकंड टू द राइट ऑफ जे। सेकंड टू द राइट ऑफ जे है क्या? जे के दाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है। सेंटर की तरफ तो सभी देख रहे हैं, पर जे के दाएं दूसरा है सी, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? क्लियर?
5 क्वेश्चन देखो आपने कर लिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने में 1, 1.5 या मैक्सिमम 2 मिनट भी लगाते हो तो 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आपको यही स्पीड रखनी है, इससे ज्यादा इंप्रूव करनी है स्पीड। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी स्पीड और अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में 3 दे रखे हैं आपको। पहला ओनली ए फ्यू का है, आप सभी को पता है ओनली ए फ्यू कैसे बनता है। ओनली ए फ्यू फ्लूट्स आर ड्रम्स, तो फ्लूट्स बना लेते हैं। ये रहा फ्लूट्स, क्या हो जाएगा? ड्रम्स हो जाएगा। ये हो गए ड्रम्स। अब देखो ओनली ए फ्यू है, न्यू कीवर्ड है। ओनली ए फ्यू का मतलब केवल कुछ। ओनली ए फ्यू दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, सम और सम नॉट। कुछ फ्लूट ड्रम है, बाकी के फ्लूट ड्रम नहीं है। ये डायग्राम होता है ओनली ए फ्यू का। सम और सम नॉट का मिक्सचर, सम फ्लूट्स आर ड्रम्स एंड सम फ्लूट्स आर नॉट ड्रम्स। करेक्ट है। ऑल ड्रम्स आर पियानो, सभी ड्रम्स क्या है? पियानो है। तो ये लीजिए सभी ड्रम क्या आ गए? पियानो आ गए। करेक्ट है। ओनली अ फ्यू पियानो आर मेलेडी, केवल कुछ पियानो क्या है? मेलेडी है। तो वापस सम और सम नॉट का मिक्सचर आ जाएगा। सम पियानो आर मेलेडी, रिमेनिंग पियानो आर नॉट मेलेडी। डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बना है अपना। जब आप लोग बनाए डायग्राम तो देखें ऐसा ही डायग्राम आपने बनाया है क्या। चेक करते हैं कंक्लूजन इसके। सम ड्रम्स आर मेलेडी, क्या आपको कुछ ड्रम मेलेडी से कनेक्ट हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, गलत कर दीजिए। नो ड्रम आर मेलेडी, नो आ गया यानी कि हमें संभावना चेक करनी है। नो आते ही संभावना हमें चेक करनी होती है, पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। क्या ड्रम और मेलेडी मिल सकते हैं आपस में? तो देखो ड्रम और मेलेडी के बीच में बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस है ना। अगर ड्रम और मेलेडी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो मिल सकते हैं। संभावना है, हमें अभी नहीं दिख रहे पर संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मिल सकते हैं। अगर मिल सकते हैं तो नो वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। पहला भी ऑप्शन गलत, दूसरा भी ऑप्शन गलत। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सिलोगिज्म बेसिक्स नहीं आते होंगे। मैं कुछ दिनों बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसके अंदर सभी टॉपिक जो रीजनिंग के हैं, पहले हम बैंक से रिलेटेड टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें उन सभी टॉपिक जो बैंक के अंदर आते हैं उनको डिटेल में पढ़ाएंगे, उनमें उनकी डिटेल में प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग कनेक्ट रहिए, सभी लोग साथ में। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक कराऊंगा। ठीक है। चलिए, तो पहला और दूसरा कंक्लूजन दोनों गलत है। मैं क्या इसका जवाब नाइदर नॉर लगाऊं? नहीं, अभी नाइदर नॉर इसका जवाब नहीं होगा। मैं इसमें कुछ चीज देख रहा हूं जिसकी वजह से इसका जवाब बदल सकता है। क्या? पहला पॉइंट, ड्रम्स मेलेडीज। ड्रम्स मेलेडीज, जिन दो कंक्लूजन में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम है ना। पहले कंक्लूजन में भी ड्रम और मेलेडी के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, दूसरे में भी ड्रम और मेलेडी में हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। इंडिविजुअली बोथ रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए हैं हमारे। और तीसरा क्या हो रहा है? एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। आप ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या चीज होती है मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, एक पेयर होता है सम और नो का, एक पेयर होता है ऑल और सम नॉट का। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, अगर दूसरा सही होगा तो पहला गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों आपस में एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सम और नो, मतलब अगर आप सम को देखने जाओगे तो नो गलत है, नो को देखने जाओगे तो सम गलत है। मतलब दोनों गलत हो रहे हैं, इंडिविजुअली दोनों गलत हो रहे हैं, पर दोनों साथ में कभी एक जैसे नहीं होंगे। या तो सम होगा, या तो नो होगा, या तो नो होगा, या तो सम होगा। मैं डिटेल में आपको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि तीन शर्तें जो आइदर और के लिए होती हैं वो मेरी यहाँ फॉलो हो रही है। पहली शर्त क्या होती है आइदर और की? एलिमेंट सेम होने चाहिए। ड्रम्स मेलेडी फॉलो हो रही है। दूसरी शर्त होती है इंडिविजुअली बोथ रॉन्ग होने चाहिए। तो देखो पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है कंक्लूजन। तीसरा क्या? एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, पहला होता है सम और नो, दूसरा होता है ऑल और सम नॉट। यहाँ पर सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखाई दे रहा है। तो मेरी तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। जब मेरी तीनों शर्तें फॉलो होती हैं तो मेरा जवाब नाइदर नॉर ना होकर क्या हो जाता है? आइदर और।
आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो कंक्लूजन नंबर 1 सही होगा या तो कंक्लूजन नंबर 2 सही होगा। इसका ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर ब्लू, केवल कुछ टेबल ब्लू हैं, यानी कि सम टेबल आर ब्लू, रिमेनिंग टेबल आर नॉट ब्लू। ये सम आर ब्लू, सम आर नॉट ब्लू। ओनली अ फ्यू ब्लू आर क्लेवर, केवल कुछ ब्लू क्या है, क्लेवर है। तो ये लीजिए, सम ब्लू आर क्लेवर, रिमेनिंग ब्लू आर नॉट क्लेवर। और ऑल क्लेवर इज ओल्ड, सभी क्लेवर क्या है, ओल्ड है। ये लीजिए, सभी क्लेवर क्या आ गए, ओल्ड आ गई। ये मेरा डायग्राम है, चेक करें क्या बता रहा है। कंक्लूजन पहला कह रहा है सम टेबल आर क्लेवर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल क्लेवर हो जाएं इस बात की संभावना है क्या। देखो संभावना है, संभावना में क्या होता है, हमें एक पॉसिबल डायग्राम बनाकर हम देख सकते हैं। हम चाहें तो एक पॉसिबल डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। हमें करना क्या है, कंक्लूजन के तहत वो क्या कह रहा है, कुछ टेबल क्लेवर हो जाए इस बात की संभावना है क्या। ये जो टेबल ऊपर है, क्लेवर नीचे है, टेबल अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, ब्लू के अंदर बढ़ रहा है, देखो टेबल अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और क्लेवर अंदर से थोड़ा सा आगे बढ़े, ओल्ड के साथ ही बढ़ेगा, ओल्ड से बाहर तो जाएगा नहीं क्लेवर। बढ़ रहे हैं, आपस में टच कर सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं। हमें स्टेटमेंट के अंदर टेबल और क्लेवर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। अगर दो एंटिटीज में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया होता है तो आप उसमें अपने हिसाब से कोई भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी बन रही है आप उसको सही कर दीजिए। टेबल और क्लेवर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। वही पूछा है, टेबल और क्लेवर पॉसिबल है क्या मिलना, हाँ पॉसिबल है, आगे बढ़ जाए दोनों पॉसिबल हो जाएंगे। मैं सही कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल करेक्ट है ना। दूसरा देखें, सम ओल्ड आर टेबल, ये डेफिनेट हो गया। डेफिनेट मतलब 100% वो कह रहा है सम टेबल आर ओल्ड आर टेबल है, तो देखो ओल्ड और टेबल अभी आपको मिले हुए दिख रहे हैं क्या, मुझे तो नहीं दिख रहे। सम और ऑल के अंदर जो डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं, हम उसमें कोई पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है। ऊपर तो उसने पॉसिबिलिटी का कहा था इसलिए हमने चेक कर ली, यहाँ कहा नहीं तो हम चेक भी नहीं करेंगे। सम और ऑल में हमें कोई पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी होती है, क्योंकि सम और ऑल डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं। उसने कहा कुछ टेबल, कुछ ओल्ड टेबल हैं। आप देखो कुछ ओल्ड टेबल दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। कैंसिल कर देता हूं, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो गया। क्लियर है। एक और देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट भी इसका सिलोगिज्म का ही क्वेश्चन है, आसान लग रहा है। सम के स्टेटमेंट है सम मैंगो इज गुआवा, तो ये हो गया मैंगो, कुछ मैंगो क्या है, गवावा है। सम गवावा इज ग्रेप्स, तो ये लीजिए सम गवावा इज ग्रेप्स। और सम ग्रेप्स इज ऑरेंज, सम ग्रेप्स इज ऑरेंज। ठीक है, सम का रिलेशन है सभी में एक दूसरे में, ये अपन ने डायग्राम बना लिया। एटलीस्ट सम ऑरेंज इज मैंगो, तो देखो एटलीस्ट और सम दोनों एक ही चीज है। एटलीस्ट और सम दोनों एक ही चीज है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ ऑरेंज मैंगो है। एटलीस्ट का मतलब अपन बोलते हैं ना, एटलीस्ट ये काम तो कर दो, मतलब कुछ थोड़ा सा काम तो कर दो। तो एटलीस्ट और सम का मतलब एक ही होता है। सिलोगिज्म में आपको कंक्लूजन का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको उसका मतलब समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी। एटलीस्ट सम ऑरेंज इज मैंगो, तो देखो सम ऑरेंज मैंगो के साथ मिल रहे हैं क्या, मैंगो ऑरेंज में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सम ग्रेप इज डेफिनेटली मैंगो, कुछ ग्रेप मैंगो कंफर्म है, तो डायग्राम में तो है ही नहीं, तो फिर आप सही कैसे कहोगे, आप तो गलत कहोगे। डेफिनेटली का भी यहाँ कोई अलग से मीनिंग नहीं है। सम ग्रेप इज मैंगो होता तो भी हम यही चेक करते, सम ग्रेप इज डेफिनेटली मैंगो है तो भी हम वही बात ढूंढ रहे हैं कि ग्रेप्स मैंगो है क्या, नहीं है, यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए दोनों गलत है। अब दोनों गलत आती है, एक क्वेश्चन मैंने आइदर और ढूंढा था, उसमें पहले ही शर्त क्या थी, एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ ऑरेंज मैंगो है, यहाँ ग्रेप मैंगो है, एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए आइदर और तो नहीं बनेगा। दोनों कंक्लूजन गलत है, तो मैं नाइदर नॉर जवाब को कर देता हूँ। करेक्ट हो गया, सिलोगिज्म हो गया। 3 क्वेश्चन इस पेपर में सिलोगिज्म के आए थे, वो अपन ने सॉल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनसर्टेन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। मैंने आप लोगों को बताया था अनसर्टेन अरेंजमेंट के बहुत से क्वेश्चन पिछले कुछ 2-3 सालों में इन एग्जाम्स के अंदर देखे गए हैं। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लेवल अच्छा होता है। इसको ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
An uncertain number of person are sitting in a straight line facing north. 3 person sit between P and Q. एक नई शीट के अंदर मैं बनाता हूँ. अलग अलग में हमें डायग्राम बनाना होता है. सेम लाइन में नहीं बनाना चाहिए इसका डायग्राम. अलग अलग केसेस सेम लाइन में नहीं लेने चाहिए. कंफ्यूजन हो जाता है. अलग अलग आप डायग्राम बनाइए इसका. चलिए. तो सबसे पहली स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उसको स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता है कि अनसर्टेन अरेंजमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से करें. तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसके लिए आपको ध्यान से ये देखना है कि आपको किसी एक व्यक्ति के बारे में ये देखना है कि किसी एक एक्सट्रीम एंड से उसकी पोजीशन क्या है. मतलब स्टार्ट उस व्यक्ति से करना होता है जिसकी जिसके बारे में आपको डेफिनेट पोजीशन मालूम हो किसी एक एंड से. अनसर्टेन है तो आप कहीं से तो पता बना नहीं सकते हो. लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से कहीं से भी अगर आपको मालूम पड़ जाए तो बस उस व्यक्ति से आपको स्टार्ट करना है. तो अपन पढ़ते हैं. 3 person सिट बिटवीन पी एंड क्यू. एंड से पता पड़ रहा है? नहीं पता पड़ रहा. आगे पढ़ते हैं. आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी. 3 people सिट बिटवीन क्यू एंड एस. टी इज immediate to the left of P. R sits fifth from the right extreme end of the row. Important लाइन है. R बैठा है दाएं छोर से पांचवा. तो 1 2 3 4 5. R बैठा है दाएं छोर से पांचवा. करेक्ट है. एक्स सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. एक्स भी एक्सट्रीम एंड पर बैठा है. एक्स एक्सट्रीम एंड पर बैठा है पर कौन से? लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर या राइट एक्सट्रीम एंड पर नहीं पता. तो आप इससे मत लीजिए. आपको आर मिल गया है तो आर से स्टार्ट आपको करना है. आर के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी. आर बैठा है पी के दाएं दूसरा. तो ये लीजिए पी यहां बना देते हैं. पी के दाएं दूसरा हो गया आर. और देखें. अब P के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? 3 person सिट बिटवीन P एंड Q. P और Q के बीच में 3 लोग हैं तो लेफ्ट में भी हो सकते हैं राइट में भी हो सकते हैं. तो अभी अपन इससे केस पे केस नहीं ले रहे हैं. अभी आगे पढ़ते हैं. कुछ और अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उससे बनाएंगे. एज मेनी पीपल सिट बिटवीन R एंड U. एज मेनी बिटवीन U एंड S. छोड़ दीजिए इसको. Y sits second to the left of V, who is an immediate neighbor of Q. नहीं मालूम हमें. ना तो V पता है, ना Y पता है, ना Q पता है. तो छोड़ दीजिए. Not more than 2 person sit between V and S. नहीं मालूम. 5 person sit between S and X. नहीं पता. As many people sit between S and W. As many between W and X. तो जो जो मालूम है अभी उनसे अपन स्टार्ट करते हैं. अपने को P और R के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हुई. उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पकड़ के फिर आगे काम करेंगे. 3 people सिट बिटवीन P एंड Q. 3 लोग बैठे हैं P और Q के बीच में. तो केसेस ले लेते हैं. देखो P और Q के बीच में 3 लोग हैं. तो ये रहा P और 3 लोग छोड़ के ये हो गया Q. लेफ्ट में आ गया. अब एक केस में राइट में बना लेते हैं. बाकी लोग बना लिए अपन ने. P यहाँ, R यहाँ. अब इस केस में P और P के राइट में Q बनाएंगे 3 लोग छोड़ के. 1 2 3. तो यहाँ आ गया Q. ठीक है. P और Q के दोनों केसेस सॉल्व हो गए. ओनली 3 person सिट बिटवीन Q एंड S. Q और S के बीच में केवल 3 लोग हैं. अगर इधर से देखें तो Q और S के बीच में 3 लोग में S आ नहीं सकता Q के दाई तरफ क्योंकि P बैठा हुआ है. तो कहाँ हो जाएगा? 1 2 3 लेफ्ट में हो जाएगा. 1 2 3. 3 लोग आ गए Q और S के बीच में. ये लीजिए. और इधर देखूं तो 1 2 3. 3 लोग छोड़ के यहाँ तो P बैठा हुआ है और इधर तो जगह ही नहीं है. यानी ये तो केस ही एलिमिनेट हो गया. देखो एक ही लाइन में ये केस अपना एलिमिनेट हो गया. इस केस को आपको यहीं पर ड्रॉप करना पड़ेगा. ऊपर जो एक केस है आपका उसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा आपको. यानी कि ये जो पोजीशन आपने बनाई है SQPR ये बिल्कुल कंफर्म है. आगे पढ़ते हैं. और क्या लाइन है आगे? X सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. X बैठा है एक्सट्रीम एंड पर. अब लेफ्ट एंड पर है कि राइट एंड पर है आपको नहीं पता है ना. ना पर एक लाइन देखो यहाँ क्या दे रखी है. 5 people सिट बिटवीन S एंड X. S और X के बीच में 5 लोग हैं. अगर मैं X को यहाँ रखता तो S और X के बीच में 5 तो नहीं बहुत सारे लोग आ जाते. यानी कि X इधर तो नहीं होगा राइट हैंड पर तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब X के बारे में भी पोजीशन अपने को पता पड़ गई. वो कहाँ है? लेफ्ट हैंड में है. और S और X के बीच में कितने लोग हैं दिया हुआ है क्लियर. 5 people सिट बिटवीन S एंड X. तो 1 2 3 4 5. ये लो आपको ये तो मालूम चल ही गया अभी कि इस रो के अंदर अनसर्टेन लाइन के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं. ये तो आपके लिए क्लियर हो गया है. अब बचे हुए लोगों का अरेंजमेंट कर देते हैं.
फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसके। हाउ मेनी सीट्स इन द रो, ये तो क्लियर हो गया, इसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 लोग हैं इस रो के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। 3 people सिट बिटवीन पी एंड क्यू हमने बना लिया, करेक्ट है। आर सेट सेकंड टू द राइट ऑफ पी हो गया, 3 लोग हैं क्यू और एस के बीच में, हो गया। टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी बैठा है पी के इमीडिएट लेफ्ट में, ये लीजिए ये आ गया टी, करेक्ट है। और आर सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड हो गया, एक्स एक्सट्रीम एंड पर हो गया। एज मेनी पीपल बिटवीन आर एंड यू, बिटवीन यू एंड एस, आर और यू के बीच में उतने ही लोग हैं जितने यू और एस के बीच में है, यानी कि आर और एस के बिल्कुल बीच में आएगा यू। देखो अगर मैं रखूं यू को यहां पर, तो आर और यू के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग, और एस और यू के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग, बराबर आ गया। जितने लोग आर और यू के बीच में उतने ही लोग एस और यू के बीच में, इस बात का मतलब क्या होता है, यू बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, करेक्ट है। और देखिए ये लाइन तक हो गया। वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, वाई बैठा है सेकंड लेफ्ट में वी के, और वी जो कि इमीडिएट नेबर है क्यू का। अब क्यू का इमीडिएट नेबर कौन, ये वी, यानी कि क्यू के राइट में तो है ही नहीं जगह अपने पास, लेफ्ट में ही है, यानी क्यू का इमीडिएट नेबर वी कहाँ आ जाएगा, क्यू के लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा। और वाई के बारे में क्या है, वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वाई बैठा है वी के लेफ्ट में दूसरा, तो पहला और दूसरा ये आ गया वाई, करेक्ट है, ये लाइन भी हो गई। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, करेक्ट है, कंफर्म हो गया, 2 ही लोग बैठे हैं, 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, यानी हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। और देखें आगे, एज मैनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एज मैनी बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, जितने एस और डब्ल्यू के बीच में उतने डब्ल्यू और एक्स के बीच में, यानी डब्ल्यू कहाँ आएगा, एस और एक्स के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, ये लीजिए एस और एक्स के बीच में भी 2 लोग, एस एक्स और डब्ल्यू के बीच में भी 2 लोग, और डब्ल्यू और एस के बीच में भी 2 लोग, ये लीजिए, ये आपका अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स को ये लगता है मुश्किल, बाकी ये बहुत ही इजी एक क्वेश्चन होता है। चलिए, क्लियर है। केस की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, एक केस हमने बनाया वो हमारे लिए क्लियर हो गया। रो में कितने लोग हैं टोटल, रो के अंदर 21 लोग हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के दाएं छठा, तो क्यू ये रहा 1 2 3 4 5 और 6, क्यू के दाएं छठा कौन है, आर है, ऑप्शन नंबर ई इसका जवाब हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, चलिए क्वेश्चन ये अलग आ गया। इस क्वेश्चन के ऊपर अब अपन बात करते हैं। हाउ मेनी meaningful English words can be formed with the third, fourth, seventh, and eighth letter of the word consistency, using each letter only once in each word। ठीक है, तो वर्ड आपको दे रखा है कंसिस्टेंसी, CONSISTENCY, वर्ड आपको दिया हुआ है कंसिस्टेंसी। चलो इसको बना लेते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है ये, कंसिस्टेंसी के तीसरे, चौथे, सातवें और आठवें, तीसरा वर्ड कौन सा, एन, चौथा वर्ड कौन सा, एस, सात 5 6 सातवां वर्ड कौन सा, टी, और आठवां वर्ड कौन सा, ई। ठीक है, अक्षर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आपके पास 4 लेटर कौन से आ गए, NSTE, कौन कौन से बनाए जा सकते हैं भाई बताइए। देखो NEST, नेस्ट बनाया जा सकता है ना। दूसरा क्या, सेंट बनाया जा सकता है, SENT, सेंट। तीसरा क्या, टेंस बनाया जा सकता है, TENS। और एक और कौन सा बनाया जा सकता है, एक और बनाया जा सकता है स्टेन, स्टेन, स्टेन का मतलब होता है टू नैरो, किसी को कम करना, पतला करना, छोटा करना, टू नैरो, उसका मीनिंग लिख लीजिए टू नैरो। ये 4 वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4, करेक्ट है। आगे देखें,
एक क्वेश्चन और करें, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। डायरेक्शन दे रखे हैं आपको, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है ये, आपको एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दे रखी है, सिंबल भी है उसके अंदर। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number। ऐसी व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद में एक नंबर है। तो आपको क्या ढूंढने हैं, ऐसे लेटर ढूंढने हैं जिनसे ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद में एक लेटर है। तो ढूंढ लेते हैं जल्दी से। देखो आपको लेटर ढूंढो, सबसे पहले लेटर के लेफ्ट में सिंबल होना चाहिए। सॉरी, ये क्या हुआ है, लेटर के बाद में नंबर है, यहाँ पे लेटर नहीं नंबर, नंबर लिखना था मुझे। लेटर के बाद में नंबर ये होना चाहिए, ऐसा लेटर जिसके इमीडिएट लेफ्ट में सिंबल और इमीडिएट राइट में नंबर है। ठीक है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो देखो ऐसा लेटर मुझे दिख रहा है ये, एक तो क्यू, क्यू से जस्ट पहले एक सिंबल है एट द रेट और एक बाद में नंबर है 9, बस एक ही है और कोई भी नहीं है, आप चेक कर लो चाहे। तो यही मेरा जवाब हो जाएगा, ऐसा एक लेटर है क्यू जिसके जस्ट पहले है एट द रेट सिंबल, जिसके जस्ट बाद है एक नंबर जो कि है 9। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सीरीज है, एक्स और जेड के बीच की संख्याओं का गुणनफल क्या है। एक्स ये रहा, जेड ये रहा, इसके बीच जितने नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन अपने को, प्रोडक्ट अपने को पता करना है। तो नंबर क्या क्या आ रहे हैं उसके बीच में, 9 आ रहा है और 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 5 2s are 10, 10 into 3 30, 30 into 9 270। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा, 270। चलिए आगे बढ़ते हैं। If all the odd numbers are dropped from the arrangement, then which of the following will be fifth element to the right of the seventh element from the left end of the given arrangement? क्या बोल रहा है, if all the odd numbers are dropped from the arrangement, अगर सारे ऑड नंबर हम ड्रॉप करते हुए चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो पहले तो अपन क्या करें, ऑड नंबर ड्रॉप कर देते हैं, इसको ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया, बस इतना सा काम था। अब क्या लिखना है, फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सातवें के राइट में पांचवा, लेफ्ट के साथ में, देखो इधर से बढ़ रहा है, लेफ्ट के सातवां, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है, लेफ्ट से सेवेंथ है। इसके राइट में पांचवा, यानी 7 और 5 एग्जैक्ट अगर शुरू से नापे तो 12वां, या यहां से अपन नाप लें, गिन लें अपन पांचवा, तो वो भी अपना जवाब हो जाएगा। कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 एट द रेट के दाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा इससे फिफ्थ। तो डॉलर अपना सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और देखें, चलिए एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल इन द गिवन अरेंजमेंट। आपको क्या बताना है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, ऐसा नंबर जिसके जस्ट पहले एक सिंबल हो। तो चेक करते हैं, नंबर ढूंढिए, उससे जस्ट पहले एक सिंबल, एक तो ये हो गया हैश और 7, और देखो ऐसा नंबर जिसके जस्ट पहले एक सिंबल हो, ये रहा एंड और 4। तो एक तो है हैश 7, एक है एंड 4। तो दो ऐसे आप आपके पास संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। और देखें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर में आया था, ये फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है, 7 लोगों का अरेंजमेंट है, फ्लोर बेस्ड का ये क्वेश्चन है। इसको अपन लोग पढ़ते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे जल्दी से। 7 person, Asha, Tom, Jia, Hira, Tua, Preet and Veena are living in a 7-story building, but not necessarily in the same order. The ground floor is number 1 and the floor above it is number 2 and so on until the topmost floor is number 7।
तो फ्लोर बेस्ड है, 7 लोगों के लिए अरेंजमेंट अपने को करना है। 7 फ्लोर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। बॉटम मोस्ट को 1 नंबर, उससे ऊपर 2 3 सो ऑन, 4 हो गया, 5 हो गया, छठे नंबर का फ्लोर हो गया, 7वें नंबर का फ्लोर हो गया। इस फ्लोर के अंदर अपने को लोगों को जमाना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक मिनट को अब बना लेते हैं। 7 पीपल का अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 और 7 केसेस जो लेने होंगे इसी डायग्राम के अंदर अपन केसेस लेते हुए चलेंगे। चलिए, वीना लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ये कंफर्म है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, तो वीना को हम सबसे नीचे यहाँ पर बैठा देते हैं। वीना लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन वीना एंड आशा। वीना और आशा के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 और 4, 4 छोड़ के 5वें नंबर पर, छठे नंबर फ्लोर पे कौन आ जाएगी? आशा, क्योंकि बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। वीना 1 नंबर पे है, 2 3 4 5 फ्लोर वाले लोग छोड़ दिए, आशा छठे नंबर पे आ गई। टूआ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। टूआ रहता है इवन नंबर फ्लोर पे। तो देखो इवन नंबर फ्लोर कौन सा बचा? या तो 4 नंबर बचा, या तो 2 नंबर बचा। तो दोनों केस लेकर चलते हैं साथ में। या तो 4 नंबर पे टूआ को लिख दिया, या फिर कहाँ लिखेंगे? 2 नंबर पे टूआ को लिखेंगे। तो केसेस ले लेते हैं। टूआ मान लो यहाँ है 2 नंबर पे, रीना की जगह तो फिक्स है, और आशा यहाँ है। दोनों केसेस साथ में लेकर अपन चलते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन टुआ एंड प्रीत। टुआ और प्रीत के बीच में केवल 2 लोग हैं। अगर इस केस को देखें तो टुआ और प्रीत के बीच में 2 लोग हैं, तो प्रीत ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी, नीचे तो आ नहीं सकती क्योंकि नीचे वीना है। यहाँ देखें तो 1 और 2 छोड़ के प्रीत कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। इस तरह करने से क्या होता है, आपकी स्पीड बनती है। एक ही केस में दो दो, एक ही डायग्राम में 2 2 केस लेकर अगर आप चलते हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जो ज्यादा डायग्राम, बार बार डायग्राम बनाने में गलती होती है वो नहीं होगी आपकी। अभी इसमें अपन 2 लेके चल रहे हैं, हो सकता है कोई 3 केस वाला क्वेश्चन आए तो 3 भी ले लेंगे, 4 भी ले सकते हैं, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। Tom, who is an immediate neighbor of Asha, lives on an odd numbered floor. Tom जो कि एक immediate neighbor है आशा का, lives on odd number floor। तो देखो आशा 6 नंबर पे है, टॉम को यहाँ बिठाएंगे तो इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही है। इमीडिएट नेबर भी हो जाएगा आशा का, और ऑड नंबर फ्लोर पे भी रहेगा। और इसके अंदर देखें तो आशा का इमीडिएट नेबर टॉम टॉप के ऊपर आ जाएगा। करेक्ट है, दोनों केस अभी तक सही चल रहे हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आशा एंड हीरा। आशा और हीरा के बीच में 2 लोग हैं, तो ये लीजिए हीरा की जगह कंफर्म। इस हिसाब से 2 नंबर पे जिया बची हुई है, वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये तो केस ही मेरा कंप्लीट हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है सेम ना हो जाए, कहीं गड़बड़ है, वरना तो सेम हो गया। तो जिया लिव्स, 2 लोग बैठे हैं आशा और हीरा के बीच में, तो 1 और 2, यानी कि हीरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जिया लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, इस केस में तो सही है इवन नंबर पे, इस केस में कहाँ आ गया? जिया यहाँ। तो ये तो दोनों केस सही हो रहे हैं, है ना? पर बिलो टुआ, टुआ के नीचे किसी इवन नंबर फ्लोर पे आनी चाहिए कौन? जिया। तो इस केस के अंदर, केस नंबर 1 अगर अपन इसको बोले तो टुआ के ऊपर वाले फ्लोर पे आ रही है जिया इवन नंबर में, इसलिए ये केस क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा, और ये वाला केस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो कितने पास में आके गलत हुआ है। तो बहुत करीबी मामला भी होता है कई बार। पर खैर, हमने 2 केस लेकर चले साथ में, और बिल्कुल लास्ट लाइन के लास्ट पॉइंट पे हमारा केस बिल्कुल एक एलिमिनेट हो गया, और दूसरा केस हमारा सही हो गया। अपने को अपना जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं अपने। जिया लिव्स ऑन विच फ्लोर? तो जिया लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखें। 4 of the following option are alike in a certain way. Find out the odd one। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको ध्यान से देखो। फ्लोर बेस्ड में इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना, तो ऑड और इवन फ्लोर नंबर के ऊपर ज्यादातर बात होती है। अपन देखते हैं ऑड और इवन के ऊपर बात है क्या। टूआ, वीना, हीरा, प्रीत, टॉम। तो देखो टूआ कौन से नंबर फ्लोर पे है? इवन नंबर फ्लोर पे है। और वीना कौन से नंबर फ्लोर पे है? ऑड नंबर फ्लोर पे है। हीरा कौन से नंबर पे है? ऑड नंबर पे है। प्रीत कौन से नंबर पे है? ऑड नंबर पे है। टॉम कौन से नंबर पे? ऑड नंबर पे। यानी ऑड वन आउट कौन हो गया? एक टुआ, जो कि इवन नंबर फ्लोर पे रह रही है। टुआ अपना सही जवाब हो जाएगा। ये किस पर है? इवन नंबर फ्लोर पे है। बाकी सब कौन है? ऑड नंबर फ्लोर पे है, इसलिए वो ऑड वन आउट हो जाएगा। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा।
चलिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान होता है इनइक्वालिटी, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है आपको, दो कंक्लूजन है, आपको बताना है P इज ग्रेटर देन T है क्या। तो देखो P से T का रास्ता बहुत आसान है, ये रहा। P इज ग्रेटर देन T आपको ढूंढना है, तो P इज इक्वल टू O ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T। P और O बराबर हैं, किसी एक को लूंगा, दो सिंबल आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, तो P इज ग्रेटर देन T, कॉमन सिंबल अपने पास बचा, यही आया है, यही पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। 2 नंबर देखें, A इज लेस देन O, तो A से O का रास्ता क्या है, ये रहा। A लेस देन इक्वल टू H लेस देन इक्वल टू G लेस देन J बराबर P बराबर O। ये तो देखो तीनों ही बराबर है, तो इनमें से एक को लूंगा, A लेस देन इक्वल टू H लेस देन G लेस देन O, मेरे काम का है O ले लिया। O P J तीनों बराबर है, मेरे काम का O था, मैंने O ले लिया। कॉमन सिंबल क्या आ रहा है, एक बार लेस देन इक्वल टू, एक बार लेस देन, फिर लेस देन O। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, लेस देन, तो O इज लेस देन, A इज लेस देन O, मेरा जवाब आया है, यही पूछा था, सही है, ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर है। आगे देखें, एक और आ गया है। देखो कॉमा करके आए हैं, अलग अलग स्टेटमेंट है, हमें कंपाइल करना होता है पहले। कैसे कंपाइल करते हैं, T ग्रेटर देन A इज इक्वल टू M लेस देन X, ठीक है। अब T से और रिलेशन क्या है, यहां चल रहा है T बराबर है N के, N छोटा और बराबर है D से, ठीक है। अब आगे एक बच क्या रहा है, R और Y में रिलेशन दिया हुआ है, तो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर तो कंपाइल कर नहीं सकते, क्योंकि R है ना Y है, तो इसको अलग लिख लो, एक ही बात है, अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। A से R जाना है, A से R जाने का रास्ता क्या है, ए से आर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आर का रिलेशन सिर्फ वाई से दे रखा है, और ए का रिलेशन ना तो वाई से है हमारे पास, ना आर से है। जब कोई रिलेशन है ही नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि ए छोटा है आर से, हम नहीं कह सकते, है ना। आपको रिलेशन ही नहीं मिल रहा, जब आपके पास कोई डेफिनेट रिलेशन मिल ही नहीं रहा, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि ए लेस देन आर, ये तो कंफर्म बात कही थी उसने कंक्लूजन में कि ए छोटा है आर से, आप कह रहे हो पता ही नहीं, तो फिर आप उसको गलत कर दो बस। डी ग्रेटर देन एम, सेकेंड नंबर देखें, डी से एम चलना है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन और टी बराबर है, एक चीज रख ली मैंने। ए और एम बराबर है, एक चीज रख ली मैंने। कॉमन सिंबल क्या आ रहा है दोनों में, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन, तो कॉमन सिंबल आ रहा है डी ग्रेटर देन एम, यही आया है, यही पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 सही, तो बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट हो गया। और देखें आगे, एक और दे रखा है यही क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको आपके सामने है। अब देखो मिलाना चाहो, कंपाइल करना चाहो तो कंपाइल करो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। सिलोगिज्म, ये इनइक्वालिटी बहुत आसान टॉपिक होता है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है तो आप इसको मैन्युअली कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, सॉरी। आपको पेन की नीड नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, खूब सारी प्रैक्टिस करो, ये सवाल एक एक दो दो सेकंड के होते हैं असल में। V से F जाना है, V ग्रेटर देन F, ये आपको पता करना है, तो देखो V से F का रास्ता क्या है, ये रहा, छोटा सा रास्ता है। V इज इक्वल टू H ग्रेटर देन I ग्रेटर देन F। V और H बराबर है, एक ले लूं कोई, V ले लिया, वही मेरे काम का है। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन है दोनों में कॉमन, तो ये लीजिए ग्रेटर देन, यही पूछा था, यही आ गया, ऑप्शन नंबर 1 सही। अब देखो इसके अंदर एक्चुअल में पेन की नीड है ही नहीं, V से F देखा, V और H बराबर है, मुझे V चाहिए, ग्रेटर देन दो बार कॉमन, 2 बार आ रहा है, कॉमन आएगा, V ग्रेटर देन F, ऑलरेडी हो सकता है ये। सेकंड चेक करें, T इज ग्रेटर देन H आपको चेक करना है, तो T से H जाने के लिए देखो T से V चलते हैं, V से H चलते हैं, T बड़ा है N से, N छोटा है V से, V बराबर है H के, तो देखो सिंबल ऑपोजिट आ गए। ऑपोजिट सिंबल बीच में आने का मतलब अब V और H है, दोनों में से कोई एक ले लूं मैं, तो मैं चाहूं तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, T ग्रेटर देन N लेस देन H, V की जगह H लिख लिया, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों बराबर ही तो है। सिंबल ऑपोजिट का मतलब आप कोई कंफर्म इसका रिजल्टेंट निकाल ही नहीं सकते, कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। टी बड़ा भी हो सकता है एच से, टी छोटा भी हो सकता है एच से, टी बराबर भी हो सकता है एच की, ये तीनों पॉसिबल रिलेशन है टी और एच में। पर यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि टी ग्रेटर है एच से, टी बड़ा है, तो वो क्या हो गई, उसने डेफिनेट बात कही है। जब पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेट बात थोड़ी ना हो सकती है, उसकी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट है। ओके, एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, बना लेते हैं इसको जल्दी से। देखो
बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे जाना है आपको, तो इसको आप बनाना चाहो कंपाइल कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। एक्स लेस देन ए लेस देन इक्वल टू एच लेस देन इक्वल टू बी। अब बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, देखो बी ग्रेटर देन, जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह होता है वो बड़ा होता है, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, मैंने बस पलट दिया, मैंने उनकी वैल्यू में कोई काम नहीं करा। बी स्टेटमेंट में यहाँ पर भी बड़ा दे रखा है, देखो मैंने भी बड़ा ही लिखा है, बस उनकी जगह चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी तो सिंबल उल्टे हो जाएंगे। अब के और जे बराबर है तो ये लीजिए के और जे बराबर है। अब मुझे जाना क्या है, बी से जे जाना है, बी से जे जाना है, के और जे बराबर है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू के इज इक्वल टू जे, तो के और जे बराबर है तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे, यही मेरे आ गया, यही मुझसे पूछा था, करेक्ट है पहला। एक्स से के जाना है, एक्स से के, तो एक्स से के का रास्ता क्या है, ये रहा। अब यहाँ रास्ते में सॉल्व करने की नीड नहीं है, देखो बी के दाएं बाएं सिंबल ऑपोजिट आ गए, यानी एक्स और के बीच में कहीं सिंबल ऑपोजिट आ रहे हैं, सिंबल ऑपोजिट आने का मतलब तीनों रिलेशन फॉलो होने चाहिए, सिर्फ एक से पार नहीं पड़ेगी, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही कंक्लूजन। तो मेरा जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलो, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 10 person are sitting in two parallel rows containing 5 person each in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row 1, J, K, L, M and N are seated and all of them are facing south. In row 2, V, W, X, Y, Z seated and all of them are facing north. चलो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, दो रो बनानी पड़ेंगी, एक ये रही, एक ये रही, 5 लोग इसमें हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 ही इसके अंदर हैं, 1 2 3 4 और 5। क्या कह रहा है ये, रो 1 जे के एल एम वो कहाँ है, फेसिंग साउथ, तो ऊपर ये सभी लोग जो होंगे ऊपर वाली रो के ये साउथ फेसिंग होंगे। पैरेलल रो चल रही हैं, आमने सामने लोग बैठे हुए हैं, दो लाइन के अंदर टोटल 10 लोग हैं, आमने सामने देख रहे हैं। ये हो जाएगी कौन सी, रो 1, जिसके अंदर कितने लोग, कौन कौन लोग आ जाएंगे, जे के एल एम और एन, जे के एल एम और एन। और ये हो जाएगी रो 2, ये कहाँ देखेंगे, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, इनके नाम क्या क्या हैं, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। चलिए बनाते हैं इसको, क्या क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, Z बैठा है W के दाएं तीसरा, तो कहां से स्टार्ट करें, देखो अगर W यहां हो तो Z बैठेगा 1 2 3 राइट तीसरा, ये हो जाएगा, है ना। एक और केस हो सकता है, वो क्या होगा, वो यहां होगा, W के दाएं तीसरा हो जाएगा Z, दो केस होंगे देखो ध्यान से, है ना। दो केस हैं, अपन इसी में बनाते हैं, आगे अगर जरूरत पड़ी तो मैं अलग से डायग्राम बना दूंगा, नहीं तो इसी के अंदर ट्राई करते हैं। V सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, V बैठा है Z के लेफ्ट में दूसरा, तो कहां आ जाएगा V, यहां, और इस केस में देखूं तो V कहां आ जाएगा, यहां। द पर्सन फेसिंग V सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ K, जो व्यक्ति V के सामने देख रहा है वो K का इमीडिएट दायां है, तो देखो इस नीचे वाले केस की बात कर रहा हूं मैं पहले, V के सामने वाला व्यक्ति कौन, ये, और ये K का बिल्कुल दायां है, तो K कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, करेक्ट है। एक बार इसी केस के ऊपर बात करते हैं, बीच वाला केस रहने देते हैं, एक बार इसी केस के ऊपर बात करते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन K एंड M, अब देखो K और M के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो M यहां भी आ सकता है, M यहां भी आ सकता है। मैं केस के अंदर केस में नहीं घुसूंगा, मैं एक बार आगे पढ़ता हूं क्या कह रहा है ये, अगर कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे केस तो लेना ही है ना। J is not an immediate neighbor of K, J is not an immediate neighbor of K, J यहाँ नहीं आ सकता, J यहाँ नहीं आ सकता। Only two people sit between J and L, केवल दो लोग हैं J और L के बीच में, ठीक है। तो J आएगा कहाँ, कॉर्नर में ही आ सकता है, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ये दो जगहों में से किसी एक जगह पर J आ जाएगा, है ना। टू पीपल सिट बिटवीन J एंड L, अगर J यहाँ है तो L यहाँ, अगर J यहाँ है तो L यहाँ, ना तो K ना ही J फेस करता है Y का, ना तो के ना ही जे फेस करता है वाई का, तो देखो के के सामने तो वाई नहीं आ सकता, यहाँ तो वाई नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है ना। और यहाँ ऑलरेडी डब्ल्यू बैठा हुआ है तो यहाँ भी वाई नहीं आ सकता, तो वाई कहाँ आएगा, वाई आएगा यहाँ पर, वाई की जगह कंफर्म होगी,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वाई की जगह मैंने कैसे कंफर्म करी? एल और जे के लिए मुझे केसेस मिले, है ना, और ये मुझे पता चला कि भाई ना तो जे, ना तो के, ना ही जे वाई का फेस करेगा। तो एक मैंने जगह कौन सी चुन ली? वो चुन ली दायां छोर, वहां मैंने वाई को बिठा दिया। ये एक तरीके से केस ही है। अगर वाई और जेड और वी और डब्ल्यू बैठ चुके हैं तो बीच की जगह पर एक जो बच रहा है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स। यानी नीचे वाला अरेंजमेंट, नीचे वाली रो तो पूरी सेट हो ही गई। ऊपर वाली रो के अंदर अपन बैठाएं, देखो जेड बैठा है डब्ल्यू के दाएं, तीसरा हो गया। वी बैठा है लेफ्ट से सेकंड, दूसरा हो गया। पर्सन जिसने वी, जो वी के सामने है, इमीडिएट राइट है के का, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। अब देखो, अब केस ले लें। मान लो मैंने एक बार एम को इधर बिठा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? जे इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो जे कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। पर यहाँ देखो के रखा है, ना 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 तो के ना ही जे फेस करेगा वाई का। तो जे वाई का फेस नहीं कर सकता, यानी जे यहाँ नहीं बैठेगा, जे यहाँ नहीं बैठेगा, तो एम यहाँ नहीं बैठेगा। बात समझ में आ रही है? जे की जगह मुझे पता पड़ गई कि राइट एंड तो नहीं है। अब राइट एंड नहीं है तो कहाँ होगा? लेफ्ट एंड होगा। क्यों? क्योंकि जे के दाएं बाएं, जस्ट दाएं बाएं भी नहीं बैठेगा, इमीडिएट नेबर नहीं होगा। लिखी हुई ये बात, इमीडिएट नेबर ऑफ के नहीं हो सकता। जे की जगह फिक्स हो गई तो एम की जगह भी फिक्स हो गई। कैसे? वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम, एक व्यक्ति बैठा है के और एम के बीच में, तो बस के और एम के बीच में एक व्यक्ति आ गया। अब कौन बच रहा है अपने? देखो, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन जे एंड एल, दो लोग बैठे हैं जे और एल के बीच में, तो एल की जगह फिक्स हो गई। बच कौन रहा है? जे के एल एम एन, तो एन की जगह ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई। कितना आसान अरेंजमेंट था। प्रैक्टिस की जरूरत होती है आप लोगों को। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग एन, एन के सामने कौन देख रहा है? ये जो केस था अपना, ये तो हट ही गया, है ना। एक जो केस बनाया था वही पूरा हो गया, तो दूसरे केस को छोड़ ही दो। एन के सामने कौन देख रहा है? एन के सामने देख रहा है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वी। करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एम, एम के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? एम फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, एम एक्स के इमीडिएट नेबर के सामने है। एक्स के इमीडिएट नेबर है वी और जेड, एक एम इन दोनों में से किसी के भी सामने है क्या? नहीं। यानी कि एक नंबर ऑप्शन तो मेरा सही नहीं है, छोड़ दीजिए। के इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम, के इमीडिएट नेबर है क्या एम का? नहीं। एल इमीडिएट नेबर है एम का, दो नंबर भी गलत है। नन ऑफ देम स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी चेक कर लेते हैं अगला पहले। एल सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट दाएं बैठा है एल, बिल्कुल करेक्ट है। एम के इमीडिएट दाएं बैठा है एल, यानी कि इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है? वो मुझे मिल गया है, वो है ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई? जेड की पोजीशन क्या है वाई के संदर्भ में? तो ये रहा जेड, ये रहा वाई। जेड की पोजीशन क्या है वाई के संदर्भ में? इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। इस कॉम्प्रिहेंशन में इतने ही क्वेश्चन यहां दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से एक इस ग्रुप में नहीं है। एम जे एन डब्ल्यू वाई, एम जे एन डब्ल्यू वाई, एम जे एन डब्ल्यू वाई, कौन सा ऑड वन आउट है ये देखना है। देखो, एम कॉर्नर में है, जे कॉर्नर में है, डब्ल्यू कॉर्नर में है, वाई कॉर्नर में है, तो कौन ऑड वन आउट हो गया? बीच में बैठने वाला एन ऑड वन आउट हो गया। समझ में आई बात आपको? 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 किसी एक तरीके से सिमिलर हैं, एक अलग है। वो एक अलग कैसे है? वो एक अलग जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो है बीच में बैठने वाला एन, बाकी चारों एम जे डब्ल्यू वाई कॉर्नर में बैठने वाले लोग हैं, इसलिए एन नॉट वन आउट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है जो कि एक डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले एक छोटा सा कंपास हमेशा मैं बनाता हूं जो मेरे बहुत काम आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का। स्टार्ट करते हैं। 7 प्लेयर्स बी एम डी ओ एफ क्यू जी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड सच दैट बी वॉज 9 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ जी।
जी के नॉर्थ में 9 मीटर पर है कौन? बी। तो ये है जी और ये है बी। डिस्टेंस कितनी है? जी के नॉर्थ में 9 मीटर पर है बी। जी हु वॉज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ क्यू। जी जो कि 6 मीटर पश्चिम में है किससे? क्यू से। जी जो खुद 6 मीटर पश्चिम में है, तो ये लीजिए, ये हो गया कौन? क्यू। जी खुद 6 मीटर पश्चिम में है किससे? क्यू से। ठीक है। एम वॉज 4 मीटर साउथ ऑफ डी हु वॉज 9 मीटर ईस्ट ऑफ जी। एम जो कि 4 मीटर नीचे साउथ में है डी से, और डी जो कि 9 मीटर ईस्ट में है डी, हु वॉज 9 मीटर ईस्ट ऑफ जी। अब देखो जी से ईस्ट में, ईस्ट दिशा कौन सी? ये जी के ईस्ट में ही क्यू है। जी के ईस्ट में ही क्यू है। तो आपको क्या बनाना है, देखना ध्यान से। एम वॉज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ डी, और हु वॉज 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जी। क्या होगा इसमें? दोबारा पढ़ते हैं। बी शुरू से पढ़ते हैं एक बार। बी वॉज 9 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ जी। बी 9 मीटर नॉर्थ में है जी के, और जी जो कि 6 मीटर वेस्ट में है क्यू के। ठीक है। एम वॉज 4 मीटर साउथ ऑफ डी। ठीक है। और डी हु वॉज 9 मीटर ईस्ट ऑफ जी। 9 मीटर ईस्ट ऑफ जी यानी कि ये 3 मीटर और मान लो, 6 मीटर और 3 मीटर, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। ये हो जाएगा 3 मीटर, और ये पूरा हो जाएगा 9 मीटर। करेक्ट है। और एम वॉज 9 मीटर 4 मीटर साउथ ऑफ डी। डी के साउथ में 4 मीटर, ये हो जाएगा कौन? मान ली ये हो जाएगा एम। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। डी को वापस लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। एफ वॉज 11 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी। एफ 11 मीटर है, तो देखो 11 मीटर के लिए इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 11 मीटर। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया? एफ। ये हो गया एफ। डिस्टेंस कितनी? 11 मीटर्स। एंड 2 मीटर ईस्ट ऑफ ओ। ओ के ईस्ट में, पूर्व में 2 मीटर पर है कौन? एफ। तो यहाँ छोटा सा 2 मीटर का डिस्टेंस देकर कौन करना पड़ेगा? ओ। ये डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। एफ खुद 2 मीटर ईस्ट में है किससे? ओ पॉइंट से। ये आपका डायग्राम होना चाहिए। चेक कर लीजिए सेम डायग्राम आपने भी बनाया है क्या। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट वाज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू डी। डी के संदर्भ में ओ की डायरेक्शन और डिस्टेंस कौन सी है? तो देखो डी के संदर्भ में ओ की डायरेक्शन तो आपको पता पड़ गई क्लियर। कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट वैसे तो अपने एक ही क्वेश्चन में है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अपन डिस्टेंस जरूर निकालेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। इसलिए ओ डी का स्क्वायर क्या होगा? आपको ओ डी निकालने के लिए ओ डी का स्क्वायर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के रूल के हिसाब से वो डी एफ के स्क्वायर प्लस ओ एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ओ डी यहाँ पर हाइपोटेनियस है, डी एफ यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और ओ एफ यहाँ पर बेस है। तो डी कितना, डी एफ कितना है? 11। तो 11 का स्क्वायर। ओ एफ कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 121 प्लस 4 यानी कि 125। अब अगर ओ डी निकालना है मुझे, तो 125 का रूट, 125 का रूट क्या हो जाएगा? 125 का सीधा रूट तो होता नहीं है, अपन इसको तोड़ कर लिखें तो ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा 25 × 5। अब 25 का रूट आपको पता है वो क्या है? वो होता है 5। तो इसको 5√5 आप लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और देखें। हाउ मेनी such pairs of letters are there in the word drawing that have as many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in English alphabetical series। तो आपको अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। वर्ड आपको दिया हुआ है ड्राइंग, तो ड्राइंग वर्ड लिख लेते हैं DRAWING। क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर?
इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दो लेटर्स का पेयर ढूंढना होता है जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में उन दोनों लेटर्स के बीच में होता है, और बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं देखो, डी से पढ़ना स्टार्ट करो। आप डी से आगे पढ़ो, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, कोई सेम लेटर आ रहा है क्या? डी के बाद अल्फाबेट कैसे चलते हैं? डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं है, कोई सिमिलर नहीं आ रहा है, गैप बराबर नहीं आ रहा है, तो डी से इसका मतलब फॉरवर्ड में तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। आर से देखें तो आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा। ए के बाद देखें, आर से बैक देखें तो आर से एस आना चाहिए, एक लेटर है पर वहां डी आ रहा है तो वो भी नहीं बन रहा है। ए से देखें तो बी सी डी नहीं बन रहा है, ई नहीं बन रहा, बैक में भी नहीं बन रहा बी एस सी। डब्ल्यू से देखें तो एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड नहीं बन रहा। आई से देखें तो आई से भी नहीं बन रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों नहीं बन रहे हैं। एन से देखें तो ओ नहीं बन रहा है, फिर तो देखें तो ओ पी क्यू और आर बन रहा है। देखो ध्यान से, एन से आर एक बैकवर्ड पेयर बन रहा है, एन आर एक बैकवर्ड पेयर बन रहा है। कैसे? एन ओ पी क्यू आर, एन और आर के बीच में यहाँ पर कितने लेटर का गैप है? 3 लेटर का। अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर का गैप होता है? 3 लेटर का, यानी कि मेंटेन हो रहा है गैप। एन और आर एक बैकवर्ड पेयर बन रहा है। और देखें, जी से आई भी तो एक बैकवर्ड पेयर बन रहा है। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में जी और आई के बीच में कौन होता है? जी एच आई, एक लेटर होता है। यहाँ पर भी जी एन आई एक लेटर है। लेटर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर गैप बराबर मेंटेन होना चाहिए, इसलिए अपना जवाब क्या हो गया? ऐसे दो पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में भी लेटर्स के बीच में होता है। करेक्ट है? आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर के अंदर आया था वो था एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इसको अपन बनाते हैं जल्दी से। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, देयर आर 3 कपल्स इन दिस फैमिली, नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन द फैमिली आर सेम, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। ठीक है। S has 2 children, both of them are of same gender. S के 2 बच्चे हैं और दोनों सेम जेंडर के हैं। तो देखो S के 2 बच्चे, दोनों सेम जेंडर। अब दोनों मेल हैं कि दोनों फीमेल हैं अपने को नहीं पता, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। T is the daughter in law of Q, who is the mother of P। तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं, S से स्टार्ट करने के बजाय जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उससे स्टार्ट करते हैं। T is the daughter in law of Q, who is the mother of P। टी डॉटर इन लॉ है क्यू की और क्यू मदर है पी की, तो पी, पी की मदर कौन? क्यू। और टी डॉटर इन लॉ है, तो क्यू की डॉटर इन लॉ अगर टी है तो या तो वो पी की वाइफ है या फिर दूसरे बच्चे की वाइफ है, या पी की वाइफ तो नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है टी इज नॉट मैरिड टू पी। अब देखो चीजें इसको समझनी पड़ती हैं कैसे काम कर रहा है ये बात। पहले कहा गया टी डॉटर इन लॉ है क्यू की, ठीक है, और क्यू मदर है पी की। फिर बता दिया गया टी की शादी पी से नहीं हुई है, दैट मीन्स क्यू का कोई और लड़का है, उसकी शादी हुई है टी से। बात को समझ रहे हो? क्यू का कोई और लड़का है जिसकी शादी हुई है टी से, ठीक है। तो टी हो जाएगी डॉटर इन लॉ है, यानी कि बेटे की वाइफ है, क्यू के बेटे की वाइफ है। क्यू के बारे में एक चीज पता थी कि क्यू का एक बच्चा है पी, अब वो मेल है कि फीमेल है अभी तक अपने को नहीं पता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ए इज नाइदर वाइफ ऑफ एस नॉर टी, पी इज अ मेल। देखो पी मेल आया, क्यू के 2 लड़के हैं, एक है पी और एक का नाम हमें नहीं पता, जिसका नाम हमें नहीं मालूम उसकी वाइफ है टी। ऊपर लिखा हुआ है एस हैज 2 चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम जेंडर। तो देखो क्या आप आइडिया लगा सकते हो, एस के 2 बच्चे हैं, दोनों सेम जेंडर के हैं, ये 2 भाई हैं सेम जेंडर के, तो क्या एस इनका फादर हो सकता है? हाँ हो सकता है, एक केस है, एक चांस है। एस और क्यू हस्बैंड वाइफ हूं और उनके 2 बच्चे हों जिनमें जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक तो है प्यू, एक तो है पी और दूसरा है जिसका नाम अभी अपने को नहीं पता, वो मैरिड है टी से। ये हो सकता है, पॉसिबल है ना। आगे देखते हैं। ए इज द मदर ऑफ ओ, ए मदर है ओ की। अब देखो ए को अपन कहाँ रखें कि वो ओ की मदर आ जाए, 3 ही जनरेशन बनानी है अपने को, है ना। और
ए मदर है ओ की, ऊपर की जनरेशन का कपल तो आ गया है ना, और ए मदर है तो ए कहां आएगा, इस जनरेशन में आएगा। मदर है, फीमेल है, आएगी। ओ नीचे आएगा, तीन ही जनरेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक केस की तरह लो कि आप ए को बिठाओ यहां पर। ए क्या हो गई, मदर हो गई, और किसकी मदर हो गई, ओ की मदर हो गई। तो ए और पी एक कपल हो गया, ओ उनका बच्चा हो गया, ए फीमेल होगी, पी मेल हो गया, है ना। और आर इज द ओनली सन ऑफ बी, आर इज द ओनली सन ऑफ बी। तो आप कहां बिठा सकते हो, देखो बी को यहां बिठा सकते हो, और आर उनका ओनली सन हो गया। ये लो आपका अरेंजमेंट ही पूरा हो गया। आपको बस ओ का जेंडर पता करना है। ओ का जेंडर कैसे पता करोगे आप, 8 मेंबर है फैमिली में, नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन द फैमिली आर द सेम। तो 4 मेल आ गए, तो यानी बचा हुआ ओ कौन होगा, फीमेल होगा, क्योंकि 8 लोग हैं, 4 मेल हैं तो 4 ही फीमेल होंगे। ये लीजिए आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, जो आपके पिछले साल के एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था। ब्लड रिलेशन में आपको इस तरह से समझना पड़ता है कि आप कहां पर बैठा सकते हो रिश्तों के अंदर, कहां पर आप मैनेज कर सकते हो चीजों को। हाउ ओ इज रिलेटेड टू एस, ओ किस तरह एस से रिलेटेड है। तो देखो एस का बेटा है पी, और पी की बेटी है ओ। तो क्या हो जाएगा, ओ एस की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, एस की ग्रैंड डॉटर। ओ की जगह खुद को रखकर देखो, ओ के पापा पी, आपके पापा पी, पापा के पापा एस, तो आप अपने दादाजी की क्या लगे, आप अपने दादाजी की ग्रैंड डॉटर लगे। करेक्ट है। आगे देखें, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ए का ब्रदर इन लॉ कौन है, तो ए का हस्बैंड, पी पी का भाई बी, तो ए का ब्रदर इन लॉ कौन है, ए का ब्रदर इन लॉ है बी। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखें, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, आर किस तरह रिलेटेड है पी से। तो देखो आर कहाँ है, ये रहा। आर के पापा बी, पापा का भाई पी, तो आर क्या लगा, मैं आर की जगह खुद को रखो, मेरे पापा बी, मेरे पापा का भाई पी, तो पी कौन है, चाचा है, मैं अपने चाचा का क्या लगूंगा, नेफ्यू लगूंगा, मेल है तो नेफ्यू लगूंगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। चलिए जी, इतने ही क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट के अंदर। हमने एसबीआई क्लर्क प्री मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व किया है, जो पिछले साल 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 के अंदर आया था। ये प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर में एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर से क्वेश्चन आपको इस साल जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है उस पेपर में भी मिलेंगे। ये पहला पेपर है जो हमने सॉल्व किया है। 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 का अगला पेपर मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बनाकर अपलोड करूंगा। तो देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हम आपके लिए खूब सारी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।